नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स और में। आज हम लोग करंट अफेयर का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक चर्चा में रहे हैं। तो पहला टॉपिक है सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले। दूसरा टॉपिक है भारतीय नौसेना के 3 स्वदेशी युद्धपोत। तीसरा टॉपिक है सेवा उत्पादन सूचकांक। अब हम लोग इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है राज्यसभा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले एडीआर रिपोर्ट। ये जीएस पेपर 2 से संबंधित है। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में गैर सरकारी संस्थान एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर ने वर्तमान राज्यसभा सांसदों के चुनावी हलफनामों का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च सदन यानी राज्यसभा के कई मौजूदा सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो भारतीय संसदीय लोकतंत्र की छवि पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। राजनीति का अपराधीकरण, मुख्य आंकड़े और चिंताएं। रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े। आपराधिक मामले। कुल विश्लेषण किए गए राज्यसभा सांसदों में से लगभग 31% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज पाए गए। गंभीर आपराधिक मामले। इनमें से लगभग 16% सांसद ऐसे हैं जिन पर हत्या का प्रयास, डकैती और अपहरण जैसे जघन्य मामले लंबित हैं। धन बल की स्थिति। दागी सांसदों की औसतन संपत्ति बेहद उच्च करोड़ों में है, जो भारतीय चुनाव में बाहुबल के साथ धन बल के गठजोड़ को सिद्ध करता है। अपराधीकरण के मूल कारण। राजनीतिक दलों की स्वार्थपरता। राजनीतिक पार्टियां दागियों की जीतने की क्षमता को सर्वाधिक प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि वे स्वयं वित्त पोषित होते हैं। न्याय वितरण प्रणाली में देरी। भारत में मुकदमों के अंतिम निपटारे में औसतन 15 से 20 वर्ष लग जाते हैं, जिससे आरोपी तब तक सांसद बने रहते हैं। जागरूकता का अभाव। मतदाताओं द्वारा जाति, धर्म, क्षेत्र के आधार पर मतदान करने के कारण उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की उपेक्षा की जाती है। संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय। प्रावधान, वितरण एवं सीमाएं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसकी धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के तहत यदि किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध में न्यूनतम 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा होती है, तो उसे चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किया जाता है। सीमा। केवल दोष सिद्ध होने पर ही अयोग्यता लागू होती है। यदि किसी आरोपी पर केवल चार्जशीट दाखिल हुआ है या मुकदमा विचाराधीन है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। संविधान का अनुच्छेद 102(a) 1 संसद सदस्यों की अयोग्यता के आधार पर तय करता है सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय। पहला निर्णय है लिली थॉमस मामला 2013। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए 1951 की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत दोषी सांसद विधायकों को
3 महीने की अपील अवधि के दौरान तत्काल अयोग्यता से छूट मिलती थी। अब 2 सिद्ध होते ही सदस्यता तुरंत समाप्त हो जाती है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2018। न्यायालय ने राजनीतिक दलों का सख्त निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के पूर्ण आपराधिक इतिहास को स्थानीय समाचार पत्रों, अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर अनिवार्य रूप से स्पष्ट रूप से प्रकाशित करें। नोटा विकल्प 2013। पीपल यूनियन फॉर सिविल लायबिलिटीज बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव का विकल्प लागू किया, जिससे मतदाताओं को दागी व अवांछित उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब हम लोग अगली स्लाइड पर बढ़ेंगे। विगत वर्षों का प्रश्न यूपीएससी सीएससी 2020 में पूछा गया है। प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो और जिसे 5 वर्ष की कारावास की सजा दी गई हो, जेल से रिहा होने के बाद चुनाव लड़ने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति जो मतदान करने के लिए पात्र है वह किसी राज्य के विधानमंडल में 6 महीने के लिए मंत्री बन सकता है, भले ही वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो उपरोक्त कथन में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ना तो 1 ना ही 2। डी ऑप्शन राइट है इसका। अभ्यास प्रश्न, तो प्रश्न है, भारतीय राजनीति में धन बल और बाहुबल का अनियंत्रित प्रवेश लोकतांत्रिक संस्थाओं की शुचिता को नष्ट कर रहा है। इस प्रवृत्ति के कारणों का विश्लेषण कीजिए तथा इसे रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रमुख निर्णयों के व्यवहारिक प्रभाव का आकलन कीजिए। 250 शब्दों में 15 अंकों का प्रश्न है, लिखना है प्रैक्टिस के लिए, मेंस प्रैक्टिस के लिए। दूसरा टॉपिक है, भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक उपलब्धि 3 स्वदेशी युद्धपोत। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? ये जीएस पेपर 3 सुरक्षा एवं रक्षा से संबंधित है। चर्चा में क्यों रहा है? भारतीय नौसेना ने समुद्री रक्षा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व छलांग लगाई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता में 3 अत्यंत आधुनिक और स्वदेशी रूप से निर्मित अग्रिम पंक्तियों में युद्धपोतों को एक साथ कमीशन किया है। इन जहाज़ों के नाम हैं INS धुनगिरी, INS संशोधक और INS अग्रेई। यह कमीशन हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक क्षमता को बहुगुणित करेगा। तीनों नौसैनिक युद्धपोतों की तकनीकी व मारक क्षमता। युद्धपोतों का नाम, प्रकार और विशेषताएं। INS धुनगिरी प्रकार है प्रोजेक्ट 17A। मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? अत्याधुनिक रडार बचाव संरचना से लैस है, या ब्रह्मोस और सतह से सतह मिसाइल और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागने में सक्षम है। दूसरा है INS संशोधक, सर्विवेशल लार्ज है प्रकार इसका, गहरे और उथले समुद्र में मैपिंग हेतु डिज़ाइन किया गया है। रक्षा अभियानों के लिए
भूभौतिकी और महासागरीय डेटा जुटाएगा। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल से सुसज्जित है। तीसरा है आयनिश अग्रे। तो इसकी जो है विशेषता क्या है? उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का काल है। स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, हल्के टर्पीडो और अत्याधुनिक एक्टिव पैसिव सोनार से लैस है। तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए गेम चेंजर है। कौन सा? आयनिश अग्रे। रक्षा विनिर्माण का स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर भारत। 75% से अधिक स्वदेशी घटक इन तीनों जहाज़ों में वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है और कोलकाता के प्रसिद्ध गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर द्वारा निर्मित किया गया है। इन जहाज़ों में प्रयुक्त सामग्री और तकनीकी 75% से अधिक हिस्सा पूर्णतः भारतीय है, जिनमें से भारत में 200 से अधिक एमएसएमई ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। यह रक्षा क्षेत्र में आयात निर्भरता को घटाने तथा विनिर्माण हब बनाने में भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करता है। जीआरएसई को मेला नवरत्न का दर्जा। नौसैनिक जहाज़ों में सफल और समयबद्ध निर्माण के उत्कृष्ट वित्तीय व रणनीतिक प्रदर्शन के कारण वित्त मंत्रालय ने जीआरएसई को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। नवरत्न का दर्जा मिलने से जीआरएसई को स्वायत्त वित्तीय शक्तियाँ मिली हैं, जिससे वह वैश्विक निविदाओं की स्वतंत्र में भाग ले सकेगा और भारत की रक्षा आयात निर्यात बढ़ा सकेगा। हिंद महासागरों में भारत का समुद्री वर्चस्व। चीनी घुसपैठ का मुकाबला। हिंद महासागर में पीपुल लिबरेशन आर्मी नेवी की बढ़ती पनडुब्बी और टोही जहाज़ों की गश्त का सीधा काउंटर करेगी आईएनएस अग्रे और संशोधक की जोड़ी। युद्ध क्षेत्र जागरूकता। आईएनएस संशोधक समुद्र के नीचे कठिन भूभाग को मैप करेगा, जो भारतीय पनडुब्बियों के छिपने और युद्धकालीन संचालन के लिए बेहद जरूरी है। नेटवर्क केंद्रित युद्ध। ये तीनों युद्धपोत उपग्रह संचार प्रणाली से एकीकृत होकर एक साझा डिजिटल वेल्ड शीट पिक्चर बनाएंगे, जिससे प्रतिक्रिया का समय बहुत घट जाएगा। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। भारत ने सागर दृष्टिकोण के तहत वैश्विक समुद्र मार्गों और चौक पॉइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। विगत वर्षों का प्रश्न यूपीएससी सीएससी 2018 में पूछा गया है। प्रश्न है, हाल ही में समाचार में रहे प्रोजेक्ट 75 का संदर्भ निम्नलिखित में से किससे है? तो स्टेटमेंट पहला है स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान का विकास। दूसरा है स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी का निर्माण। दूसरा सही है इसका आंसर। तीसरा है परमाणु संचालित विमान वाहक पोत का विकास। तीसरा है तटीय मिसाइल रक्षा प्रणाली की स्थापना। तो इसका आंसर बी है।
अभ्यास प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो प्रश्न है, भारतीय नौसेना के हाल ही जहाज़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, INS संशोधक भारत का पहला स्वदेशी स्टील गाइडेड मिसाइल स्टेयर है जो प्रोजेक्ट 15 के तहत निर्मित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, INS अग्रे एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जिसका मुख्य उद्देश्य तटीय और उथले पानी में समुद्री निगरानी रखना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ये दूसरा स्टेटमेंट इसका राइट है। तीसरा टॉपिक है सेवा उत्पादन सूचकांक। ये टॉपिक चर्चा में क्यों रहा है? ये टॉपिक रिलेटेड है भारतीय अर्थव्यवस्था GS पेपर 3 से। तो चर्चा में क्यों रहा है? भारत सरकार का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो ने भारत का पहला आधिकारिक और अत्यंत महत्वपूर्ण मानसिक सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन लॉन्च करने जा रहा है। यह सूचकांक देश के सबसे बड़े आर्थिक उत्प्रेरक यानी सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर के वास्तविक समय में अल्पकालिक उतार चढ़ाव को मापने के लिए केंद्रीय आर्थिक संकेत का काम करेगा। ISP का ढांचा, आधार वर्ष और कार्यप्रणाली। आधार वर्ष और रिलीज प्रक्रिया। आधार वर्ष इस सूचकांक का आधार वर्ष 24-25 तय किया गया है जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक समकालीन तस्वीर को दर्शाता है। मासिक रिपोर्ट, यह सूचकांक प्रत्येक माह के अंत में 60 दिनों के अंतराल के साथ जारी किया जाएगा। उदाहरण के लिए अप्रैल 2026 का पहला परीक्षण सूचकांक 15 जुलाई 2026 को जारी होगा और इस सूचकांक को देवजानी घोष की अध्यक्षता वाली तकनीकी सलाहकार समिति की सिफारिश पर तैयार किया गया है। कवर किए जाने वाले क्षेत्र और डाटा स्रोतों का उपयोग। इनमें से 3 प्रमुख स्रोत GST है और कारपोरेट प्रशासनिक डेटा और वार्षिक सेवा प्रशिक्षण का उपयोग किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र जैसे थोक और खुदरा व्यापार, परिवहन सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार, होटल और रियल एस्टेट, अपवाद स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं को डेटा उपलब्ध होने के बाद आगामी चरणों में जोड़ा जाएगा। औद्योगिक और सेवा संकेत IIP बनाम ISP। तो विशेषताएं IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ISP सेवा उत्पादन सूचकांक। मापे जाने का क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र, विनिर्माण, खनन और बिजली, और उसमें है औपचारिक सेवा क्षेत्र, बैंकिंग, व्यापार, संचार आदि। और डेटा की प्रवृत्ति, इसमें मुख्यतः मात्रा आधारित और उसमें है मुख्यतः मूल्य आधारित। और विधि जो है इसमें सूचकांक फार्मूला है, उसमें जो है प्राइस, इसमें जो है प्राइस डिप्लेटर द्वारा मूल्य से जो है मुद्रास्फीति को हटाकर। और अर्थव्यवस्था का महत्व, तो GVA में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा और
जीबीए में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% से अधिक। अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आईएसपी का नीतिगत महत्व। तो भारत की सकल मूल्यवर्धन में विभिन्न क्षेत्रों का अनुमानित प्रतिशत योगदान। तो सेवा क्षेत्र 54%, उद्योग 28%, कृषि है 18%। विगत वर्षों के प्रश्न पत्र। प्रश्न तो यूपीएससी सीएससी 2015 में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांकों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक वेटेज दिया गया है? तो पहला है कोयला उत्पादन, विद्युत उत्पादन, तीसरा है रिफाइनरी उत्पादन, चौथा है इस्पात उत्पादन। तो पहला इसका राइट आंसर है सी, रिफाइनरी उत्पाद। अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे इसी से रिलेटेड। तो प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सेवा उत्पादन सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के केवल असंगठित क्षेत्र सेवा क्षेत्र की पूर्णतया कवर करेगा। दूसरा है, इसका संकलन करने के लिए मुख्य रूप से जीएसटी आधारित आउटवर्ड सप्लाई डेटा का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जो उत्तर है बी है।